हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ इसकी एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर आज हम इसकी यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू की जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट है इस यूनिट के अंदर सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर हम जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की ये वन शॉट रिवीजन वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस यूनिट के जो नोट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का जो अबाउट सेक्शन है या कम्युनिटी पोस्ट का सेक्शन है वहां पर मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट वन शॉट रिवीजन ऑफ यूनिट नंबर 1 को। सबसे पहले हमें समझना है इस यूनिट में मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है ये समझना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद इफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड विद ऑब्जेक्टिव टू मेक प्रॉफिट फॉर ऑनर। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या काम करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका ये टॉपिक है, सब्जेक्ट हैगा, इसमें एक्चुअली में होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक आपने पढ़ा है कि बिजनेस को चलाने के लिए आपको फंड्स की, कैपिटल की जरूरत पड़ती है। अब वो जो पैसा है वो आप दो तरीके से ला सकते हैं। या तो जो ऑनर है वो अपने पास से जो उसकी सेविंग्स है उन्हें लगा दे तो वो ऑनर्स कैपिटल बन जाती है, या फिर जो पर्सन बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक वगैरह से लोन लेकर पैसा लगा सकता है बिजनेस में। तो ये दो तरीके होते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के बिजनेस में, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये देखता है कि किस तरीके से फंड को एक्वायर किया जाए, मतलब कहाँ से फंड लिया जाए, मतलब ओनर अपना खुद का पैसा लगाए या कहीं से डेट लेकर पैसा लगाए, और उस फंड को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सके जिससे ओनर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट और प्रॉफिट मिल सके, वो काम करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फोकसेस मेनली ऑन 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपके 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं। क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं? नंबर 1 हैगा इन्वेस्टिंग डिसीजन, नंबर 2 हैगा फाइनेंसिंग डिसीजन और नंबर 3 हैगा डिविडेंड डिसीजन। इन तीनों डिसीजन के बारे में आपको बहुत डिटेल में आगे पढ़ना है, तो अभी आप सिर्फ इन्हें एक तरीके से याद कर लीजिएगा। 3 डिसीजन लिए जाते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। Financial management comprise of forecasting, planning, organizing, directing and coordinating and controlling of all activity relating to acquisition and application of financial resource of undertaking in keeping its financial objective। ये सारी आपको डिफाइन ही दे रखी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। इस डिफाइन में क्या बोला है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फोरकास्ट किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है, कोऑर्डिनेट करा जाता है और कंट्रोल करा जाता है। किन चीज़ों को? सभी एक्टिविटी जो कि किस चीज़ से रिलेटेड है, फंड्स को एक्वायर करने से रिलेटेड, मतलब कहाँ से फंड आएगा और उस फंड को कहाँ यूटिलाइज किया जाएगा। इसमें जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं उन सभी एक्टिविटीज़ को एक तरीके से फोरकास्ट करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करना। क्या चीज़ ध्यान में रखते हुए? जो हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, उसे ध्यान में रखते हुए जब इन सारी चीज़ों को किया जाता है तो उसे कहा जाता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये हो गया आपका कंसेप्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, जो आपका न्यू सब्जेक्ट था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आखिर इससे मतलब क्या निकलता है इस सब्जेक्ट के नाम का। तो ये आपका मीनिंग हो जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब आती है बात इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो नंबर 1 है टेक केयर नॉट टू ओवर इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स। क्या होता है, अगर हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और हमारे पास सही टेक्निक्स नहीं होती हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, जो बिजनेस होते हैं उसमें वो जो ऑनर्स होते हैं वो अपना ज़्यादा पैसा किस चीज़ में लगा देते हैं, जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं खरीदने के लिए, मतलब मशीनरी है, प्लांट है, बिल्डिंग है, उन चीज़ों को खरीदने में अपना सारा ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, जिससे फिर उनके पास वर्किंग कैपिटल या फिर जो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती है वो कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो बिजनेस फेल हो जाता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये हेल्प करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है बैलेंस कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो। एक तरीके से बैलेंस बना रहता है, इसकी मदद से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मदद से हमें ये पता लगता रहता है कि कितना पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है और कितना पैसा हमारे बिजनेस से जा रहा है, जिससे हमारे पास एक पूरी रिपोर्ट तैयार रहती है। नेक्स्ट है इंश्योरिंग देयर इज सफिशिएंट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये इंश्योर करता है, मतलब ध्यान रखता है कि हमारे को जितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है हमारे डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, वो उतना वर्किंग कैपिटल सफिशिएंटली हमारे पास पड़ा रहे, हमारे जो हमारा बैंक अकाउंट है या कैश में किसी भी फॉर्म में पड़ा रहे, लेकिन हमारे पास उतनी फंड होना चाहिए कि हम अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर सकें अच्छे से। नेक्स्ट है सेटिंग सेल्स रेवेन्यू टारगेट दैट डिलीवर ग्रोथ।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मदद से हम क्या करते हैं, अपने जो सेल्स रेवेन्यू की, हमें सेल्स से कितना रेवेन्यू जनरेट करना है इसका एक टारगेट सेट कर लेते हैं, जिससे फिर हम उस टारगेट को अचीव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज़ बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स लेते हैं, जिससे हमारा वो टारगेट अचीव हो सके। और टारगेट अचीव होता है तो उससे हमारी कंपनी की भी ग्रोथ होती है। तो ये है इसका फोर्थ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेटिंग करेक्ट प्राइसिंग फॉर प्रोडक्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मदद से हमें क्या पता लगता रहता है कि किसी एक एक्चुअल में किसी प्रोडक्ट को बनाने में एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सेट कर लेते हैं, जिससे हमारी पूरी एक मार्जिन मिल जाता है हमें कॉस्ट के ऊपर, जो कि हमारे सर्वाइव करने के लिए, हमारी ग्रोथ करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग लेवल ऑफ एक्सपेंस बाय फाइंडिंग मोर कॉस्ट एफिशिएंट वेज ऑफ रनिंग डे टू डे ऑपरेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मदद से हमें यह पता लगता रहता है कि हमें डे टू डे ऑपरेशन परफॉर्म करने में कितना खर्चा आ रहा है, फिर हम उन खर्चों को कम करने के लिए कॉस्ट इफिशिएंट वेज को डेवलप करते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाए और हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। नेक्स्ट है टैक्स प्लानिंग दैट मिनिमाइज टैक्सेस दैट अ कंपनी हैज टू पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और किस चीज़ में हेल्प करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है टैक्स की प्लानिंग करने में, वो तरीके डेवलप करता है जिससे कंपनी को कम से कम टैक्स पे करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनका सेव हो जाए टैक्स के वे में। तो ये हमारी 6 इंपॉर्टेंस होती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। अब नेक्स्ट हैगा स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब कहाँ कहाँ स्कोप हैगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो नंबर 1 हैगा डिटरमाइन साइज ऑफ एंटरप्राइज एंड रेट ऑफ ग्रोथ। जब किसी भी बिजनेस को अपने एंटरप्राइज का मतलब अपने बिजनेस का साइज जानना होता है कि हमारे किस साइज का बिजनेस है और उसके जो ग्रोथ होने की रेट क्या है, क्या रेट ऑफ ग्रोथ मतलब किस स्पीड से बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो उस टाइम पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है डिटरमाइन कंपोजिशन ऑफ एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। अगर किसी कंपनी को एंटरप्राइज को ये जानना है कि उनके जो एसेट्स हैं उनमें कितने करंट एसेट्स हैं, कितने फिक्स्ड एसेट्स हैं और कई सारे बाइफर्गेशन करने हैं एसेट्स के, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है डिटरमाइन मिक्स ऑफ एंटरप्राइज फाइनेंसिंग। ये क्या है, ये जब हम कंपनी को ये जानना होता है कि हमारी जो एंटरप्राइज है उसमें कितने तरीके की फाइनेंस हो रखी है, कैसी कैसी फाइनेंस हो रखी है, मतलब कितना ओनर का कैपिटल लगा हुआ है, कितनी डेट ले रखा है, कितने बॉन्ड से इशू कर रखा है, कितना शेयर्स से कर रखा है, ये सारी चीज़ें जब जाननी होती हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आपकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है एनालिसिस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल अफेयर ऑफ एन एंटरप्राइज। जब भी किसी कंपनी के फाइनेंशियल अफेयर्स होते हैं, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं उनको एनालाइज करना होता है, प्लान करना होता है, कंट्रोल करना होता है, तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब किस लिए ये सब्जेक्ट डेवलप करा गया है। तो नंबर 1 है सबसे पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो फाइनेंस मैनेजर हैज टू मेक डिसीजन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट ऑफ कंसर्न। जो मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या किसी भी सब्जेक्ट का जो मेन मोटिव है कॉमर्स फील्ड में, वो यही होता है कि जो हमारे प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, वेल्थ बढ़े ऑनर की और प्रॉफिट बढ़े, यही होता है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। तो जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसको भी क्या डिसीजन लेने होते हैं, इस तरीके से डिसीजन लेने होते हैं कि जो ऑनर है या एंटरप्राइज है उसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हो सके। नेक्स्ट है अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। तो नंबर 1 है मस्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। अगर देखिए कंपनी के पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा तो कंपनी उसे अपने बिजनेस को, अगर कई बार ये हो जाता है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस में चल रही है कंपनी, तो फिर उस जो पहले प्रॉफिट कमाया था उस प्रॉफिट को लगा देती है कंपनी उस टाइम पर सर्वाइव करने के लिए। तो सर्वाइवल में हेल्प करता है प्रॉफिट। नेक्स्ट है एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। अगर कंपनी लगातार प्रॉफिट कमाती जा रही है तो जो पहले का प्रॉफिट इकट्ठा हो रखा है वो कंपनी उसे किस चीज़ में लगा सकती है, अपने बिजनेस को ग्रो करने में, डेवलप करने में उस प्रॉफिट को यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी थ्रू फैक्टर पेमेंट्स। जो सोसाइटी हैं उसके लिए अच्छा काम कर सकती है, मतलब जिसमें बिजनेस रन कर रहा है अपने आसपास के लोगों के लिए, आसपास के एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छे काम कर सकती है सोसाइटी, वो एंटरप्राइज उस प्रॉफिट का यूज़ करके। नेक्स्ट है ओनली प्रॉफिट मेकिंग फर्म कैन परस्यू सोशल ऑब्लिगेशन। जो भी हमारी सोशल ऑब्लिगेशन मतलब सामाजिक एक तरीके से लाइबिलिटीज़ होती हैं कंपनीज़ को, कुछ CSR एक्टिविटीज़ होती हैं जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए कंपनी को प्रॉफिट हेल्प करता है। अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तभी वो उन ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाती है, वरना वो उन ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाते। अब डिसएडवांटेज क्या होते हैं इस चीज़ के प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने के। तो नंबर 1 टर्म प्रॉफिट इज वेग।
जो प्रॉफिट टर्म है वो बहुत एक वेग टर्म है, इसे ईजिली समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। प्रॉफिट में भी कई सारे टाइप के प्रॉफिट हो जाते हैं, जरूरी नहीं है जो आपने प्रॉफिट अर्न करा है वो आपका कैश प्रॉफिट ही हो, कई बार नॉन कैश प्रॉफिट भी होते हैं आपको जो आपको उस टाइम पर नहीं मिले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती हैं कई बार। फिर हायर द प्रॉफिट हायर द रिस्क, ये तो आपको पता ही है कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आता है। मतलब अगर आपका प्रॉफिट बढ़ा है तो आपका रिस्क भी बढ़ गया है बिजनेस फेल होने का। नेक्स्ट है इग्नोर टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न, जो रिटर्न आता है प्रॉफिट में वो उसका कोई पैटर्न नहीं होता, कभी आपको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है कभी कम प्रॉफिट हो जाता है, जिससे आप एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते किस टाइम पर हमें कितना पैसा मिलने वाला है। नेक्स्ट है इग्नोर सोशल एंड मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस, जो प्रॉफिट हैगा वो क्या करता है, फिर अगर किसी का एंटरप्राइज का प्रॉफिट होने लगता है तो फिर वो जो उसके सोशल और मोरल ऑब्लिगेशन है वो एक तरीके से उसे इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि अगर वो उसे ध्यान में रखेंगे तो फिर उन्हें उसे फुलफिल भी करना पड़ेगा। तो ये आपके डिसएडवांटेज हो जाते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव हैगा वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इज टू मैक्सिमाइज इट्स वैल्यू और वेल्थ। जो फर्म होती है उसका जो सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, अपनी वैल्यू को बढ़ाना, अपनी वेल्थ को बढ़ाना, अपने नाम को बढ़ाना। क्योंकि जितना अच्छा नाम होगा उतनी अच्छी गुडविल होगी, गुडविल होगी तो कंपनी की रेपुटेशन और उसके जो गुड्स या सर्विसेज वो दे रही है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। वेल्थ और वैल्यू ऑफ फर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, और ये किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी की वेल्थ को, उस कंपनी के शेयर के मार्केट प्राइस से। इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के, तो नंबर 1 है एम्फेसाइज अ लॉन्ग टर्म गेन। अगर किसी कंपनी की वेल्थ बढ़ जाती है, उसकी गुडविल बढ़ जाती है, तो फिर उस पर उस कंपनी का लॉन्ग टर्म गेन है वो बढ़ जाता है, मतलब आगे चलकर लंबे समय में कंपनी को गेन होने वाला है। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज रिस्क और अनसर्टेनिटीज। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की मदद से कंपनी को क्या पता लगता है उसका कंपनी का रिस्क कितना है और क्या क्या आगे चल के अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं कंपनी को। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज टाइमिंग ऑफ रिटर्न। जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है उससे हमें ये पता लग जाता है कि हमें किस टाइम पर कितना रिटर्न एक तरीके से मिलने वाला है, क्योंकि हम शेयर प्राइस की मदद से ये पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर्ड शेयर होल्डर रिटर्न। जो शेयर होल्डर का रिटर्न है वो भी पता लग जाता है कि हमें शेयर होल्डर्स को कितना पैसा देना पड़ेगा, कि अगर इतना शेयर का प्राइस हुआ है तो हमें उन्हें इतना पैसा देना पड़ेगा शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड। और ये सारी चीज़ें ये एडवांटेजेस में आ जाती हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। फिर अगर डिसएडवांटेज क्या होते हैं, तो नंबर 1 ऑफर नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड शेयर प्राइस। जो फाइनेंशियल डिसीजन है और शेयर प्राइस होता है उनके बीच में कोई एक क्लियर रिलेशनशिप नहीं स्टेबलाइज हो पाती है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम बनी रहती है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं। फिर नेक्स्ट है कैन लीड टू मैनेजमेंट एंग्जाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन। इसकी वजह से क्या हो सकता है, जितनी ज़्यादा वेल्थ बढ़ेगी उतनी ज़्यादा मैनेजमेंट के अंदर एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी कि अब इसको हैंडल कैसे करा जाए, अच्छे से इसको यूटिलाइज कैसे करा जाए। तो ये आपके डिसएडवांटेज हो जाते हैं किस चीज़ के, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के। नेक्स्ट है अब आपका टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये क्या होता है, अब प्रोजेक्ट इन्वॉल्व इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ मनी इन एंटिसिपेशन ऑफ बेनिफिट स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। देखिए क्या होता है, जब भी आप अपना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें प्रोजेक्ट में आप एक जिस टाइम पर आप उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टाइम पे आपको उसमें एक मोटा पैसा, मतलब एक ह्यूज अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है उस पर्टिकुलर टाइम पर, ये ध्यान में रखते हुए कि आप ये एंटिसिपेट करते हैं कि आगे चलकर आपको इस प्रोजेक्ट से अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे ही, वो आपके प्रोजेक्ट के सक्सेस या फेलियर पर डिपेंड करता है। तो वहीं पर आता है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट कि हाउ विल डिटरमाइन वेदर प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली वायबल और नॉट। तो ये कैसे पता लगाया जाए कि क्या कोई प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल है, मतलब वो आगे चलकर हमें अच्छे रिटर्न दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट डेवलप किया गया। क्या कहता है ये कंसेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द बेनिफिट एक्यूरिंग ओवर फ्यूचर पीरियड एंड कंपेयर टोटल वैल्यू ऑफ बेनिफिट विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की मदद से हम ये एस्टिमेट करते हैं कि आगे चलकर हमें इस प्रोजेक्ट से कितना कितना रिटर्न मिलने वाला है, उसे हम कन्वर्ट करते हैं आज की वैल्यू में कि उस रिटर्न की आज की वैल्यू क्या है, और फिर उस बेनिफिट को जो रिटर्न की फ्यूचर के रिटर्न की आज की वैल्यू हम निकालते हैं उसे हम आज की इन्वेस्टमेंट की जो हम कॉस्ट लगा रहे हैं उसके साथ कंपेयर करते हैं। अगर वो फेवरेबल होती है तो फिर उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना सही रहता है, लेकिन अगर वो अनफेवरेबल आ जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो फिर उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना सही नहीं होता है। तो ये कंसेप्ट इस तरीके से बताता है हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना हमारे लिए एक अच्छा डिसीजन है या नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न का कंसेप्ट क्या कहता है? तो द फाइनेंस मैनेजर सीक्स टू अचीव राइट बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसे रिस्क और रिटर्न दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चलना होता है कि ना ही तो ज़्यादा रिस्क हो जाए और ना ही ज़्यादा ही कम रिटर्न मिले हमें। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इन्वेस्टर इज टू मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू वेरियस रिस्क। कोई भी इन्वेस्टर किसी कंपनी में किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करता है कि जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उससे उसे एक अच्छा रिटर्न मिले। अच्छा रिटर्न मिलेगा तो फिर उसे ये भी ध्यान रखना होता है कि रिटर्न के चक्कर में कहीं उसका रिस्क बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं इन्वेस्टर के इन्वेस्ट करते टाइम। अब वहीं अगर देखा जाए द रेट ऑफ रिटर्न इज टोटल रिटर्न इन्वेस्टर रिसीव ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? वो रिटर्न जो कि किसी इन्वेस्टर को मिलता है किस टाइम में, जितने टाइम में उसने किस कंपनी की सिक्योरिटीज़ या जिस भी चीज़ को होल्ड कर रखा है, चाहे शेयर्स को होल्ड कर रखा हो चाहे डिबेंचर को, उस टाइम पर जो उसे रेट ऑफ रिटर्न मिलता मतलब रिटर्न का मिलता है उसके रेट को जिस रेट से वो मिल रहा होता है उसे कहा जाता है रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क इज द चांस दैट एक्चुअल आउटकम फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट में डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड आउटकम। रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है कि आपको एक्चुअल में रिटर्न कितना मिला और आपने एक्सपेक्ट कितना करा था रिटर्न का, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस एक्चुअल रिटर्न, उसके बीच का जो ये डिफरेंस आता है इसे हम कहते हैं रिस्क। सोर्सेज ऑफ रिस्क। रिस्क के क्या क्या सोर्सेज होते हैं? तो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है, इन्फ्लेशन रिस्क होता है, बिजनेस रिस्क होता है और फाइनेंशियल रिस्क होता है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर हमारी जो यूनिट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाती है। सारा थ्योरेटिकल कंटेंट मैंने आपको इसका कवर करवा दिया है। मे बी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।